हेलो गाइस, आई एम कपिल। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स। ओके, का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बाकी के पिछले के टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको भी एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी है और उसे अच्छी तरह समझना है। ओके, और या आप भी जेईई या नीट की तैयारी करें तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है ना। तो उसको अच्छी तरह एक एक लाइन लाइन समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ कुछ जानकारी दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है ना। फ्लक्स मतलब होता है कि कोई मान लो सरफेस, कोई क्लोज अपना सरफेस है। फ्लक्स का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ लाइन्स इसको पास करिए। ठीक है ना। तो कितनी लाइन क्रॉस करिए इस सरफेस को, उसका मतलब होता है फ्लक्स का। फ्लक्स मतलब होता है कितना जा रही है, मतलब कोई भी क्लोज सरफेस है उसकी कितनी नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी जा रही है वहाँ से। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया, जैसे अब इसकी डेफिनेशन लिख लो करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलो लिखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यही है, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, कैसे जा रही है 90 डिग्री एंगल पे, मतलब नॉर्मली। ठीक है ना। नॉर्मली की बात की है कि कोई भी सरफेस है उसके कैसे निकल रही है, एकदम नॉर्मली, एकदम नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के एंगल से निकल रही है। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाती है, बस वहाँ पर इतनी ही फर्क पड़ता है कि फ्लक्स का मतलब ये होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ लाइन्स निकल रही है किसी भी सरफेस से नॉर्मली। ठीक है, बस इतना फर्क होता है। फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत आसान है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ठीक है ना। अब इसमें आप डॉट हटेगा तो आप ई डी एस कोस थीटा भी लगा सकते हो। ठीक है ना, बस ये होगा। और इसकी जो यूनिट होगी ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक है, या एक और होती है यूनिट इसको, जिसको वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है ना, कहीं की जगह भी यूज़ होती है, ध्यान रखना। ओके, चलो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना। कंसिडर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड विथ वेलोसिटी वी। तो ये बोल रहा है कोई भी मतलब लिक्विड बह रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, वी की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, थ्रू ए स्मॉल फ्लैट सरफेस इन डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, मतलब कि सरफेस के एकदम 90 डिग्री से निकल रहा है, मान लिया चल। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय द वॉल्यूम क्रॉसिंग द पर यूनिट टाइम, वी डी एस। बोलता है अब वी डी एस कैसे होगा, ये बोल रहा है वेलोसिटी इस साइड जा रही है मान लो। ठीक है ना, डी एस क्या है, सरफेस है। तो ये बोल रहा है जो उसकी रेट होगी ना, जिस लिक्विड की रेट कैसे होगी, कैसे ध्यान पड़ेगा अपन को, लिक्विड की रेट को कैसे पता लगेंगे अपन को, लिक्विड की रेट कितने वॉल्यूम से निकल, कितने वॉल्यूम को क्रॉस कर रही है फील्ड लाइंस, उसके हिसाब से अपन को पता लग जाएगा कि क्या है उसकी रेट। ठीक है, कितने वॉल्यूम क्रॉस कर रही है और कितने टाइम के अंदर कर रही है, लिखा हो ना वीडीएस। ठीक है ना, इसका मतलब। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है फ्लक्स को। ठीक है ना, रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन, के प्लेन के अक्रॉस कितनी लाइन पास आउट हो रही है, बस ये बता रहा है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द नॉर्मल टू द सरफेस इज नॉट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो बोला जो सरफेस का जो नॉर्मल है ना, सरफेस मतलब कैसा होता है, मान लो लिक्विड है बह रहा है, ये कोई सरफेस है। ठीक है ना, अब सरफेस का नॉर्मल मतलब सरफेस से निकल 90 डिग्री के एंगल पे निकल रही है। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है सरफेस नॉर्मल पे नहीं, कुछ एंगल बना रहा है, मान लो लिक्विड बह रहा है, कुछ अलग ही एंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसे करके तो कोई थीटा सरफेस का ये हो गया 90 डिग्री पे। सरफेस अगर ऐसे होगा ना तो इसका जो नॉर्मल होगा कैसे होगा, ऊपर की तरफ 90 डिग्री को मतलब। और यहाँ क्या, ये लिक्विड बह रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल बनेगा। ठीक है ना, वो ले लिया अपन ने, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। द नॉर्मल टू द सरफेस इज़ नॉट पैरेलल, मतलब जो नॉर्मल है इसका, वो इनके पैरेलल, मतलब इनके साथ साथ नहीं है, लिक्विड के साथ साथ नहीं है। ठीक है ना, नॉट पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड टू वी के एग्जाम्पल मान के वी मान लिया कि वी मतलब वेलोसिटी तो होगी ना, लिक्विड जहाँ बहेगा उसकी वेलोसिटी तो होगी ना, बट मेक है एंगल थीटा, जैसे अपन यहाँ थीटा एंगल माना है ना, वैसे ही एक एंगल थीटा मान लिया। द प्रोजेक्टेड एरिया इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वी इज, तो बोला जो एरिया होगा ना वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसको अपन डिनोट करेंगे डी एस कोस थीटा से। ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको अपन। आगे क्या लिखा हुआ है, देयर फोर द फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ द सरफेस डी एस इज वी डॉट डी एस। तो बोला यह एन के इसलिए रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, बस यहाँ पर ये समझाया गया है। तो बोलेंगे फ्लक्स इसको ऐसे लिखेंगे
वेलोसिटी डॉट सरफेस से जितना भी निकल रहा है वो फ्लक्स, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन ए एनालॉगी क्वांटिटी जिसको अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ लेते हैं, ऐसे बोल रहा है, समझ गए ना। और अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है ना, यूज़ लेते हैं। वी शुड हाउएवर नोट दैट देयर इज़ नो फ्लो ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी लाइक अनलाइक द केस ऑफ लिक्विड फ्लो। तो ये बोल रहे हैं जैसे हमारा लिक्विड जैसे बह रहा था ना, उसी तरह नहीं, कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है अपना फ्लक्स, ऐसे बहेगा नहीं, ठीक है ना, ये अलग क्वांटिटी है, ऐसे बताया गया है। इन द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्क्राइब अबव, जो पिक्चर दिखाई गई है अब ऊपर अपन को वैसे बता रहा है, ठीक है ना। वी सो हम देखते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग ए यूनिट पर एरिया, मतलब कुछ कुछ एरिया को क्या कवर कर रही है, ठीक है ना। प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड ऑफ पॉइंट। चलो इस डायग्राम को ले लेते हैं, डायग्राम एकदम सही है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो बस जितनी नंबर ऑफ लाइन निकल रही है ना, किसी एरिया को कवर करके निकल रही है, ठीक है ना। एट दैट पॉइंट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लाइन, वो बोले जिस एरिया से निकल रही है ना, मतलब जितना मान लो इतना एरिया ले लिया अपन ने एक बार, तो इस एरिया को अपन चेक करेंगे ना, तो क्या बताएगा वो स्ट्रेंथ बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितनी। दिस मीन दैट इफ़ वी प्लेस ए स्मॉलर प्लेनर एलिमेंट डेल एस, ये मान लिया, चल ठीक है, नॉर्मल टू ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट में मान लिया, देन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द इज प्रोपोर्शनल टू ई डॉट ई डी एस। मतलब ये बोल रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, अपन बताया टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, किसके बराबर होगा, ई डॉट ई डेल एस के बराबर होगा। तो बस ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन घुमा फिरा के बता रहा है, ये प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसके बराबर होगा, जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स बढ़ेगी उतना ही ई डेल एस बढ़ेगा, बस ये बता रहा है प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पर ई डॉट डी एस है ना, मतलब उतना ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है ना, इतनी बात है। नाउ सपोज वी टिट द एरिया एलिमेंट बाय थीटा बाय एंगल थीटा से, मतलब बोल रहा है अपन अब एरिया एंगल को मतलब कि थोड़ा सा अपन ने घुमा दिया तो क्या होगा, क्लियरली द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द एरिया एलिमेंट विल बी स्मॉलर। तो बोल रहा है जैसे पहले 90 डिग्री पे था एकदम, अब हमने थोड़ा सा एंगल घुमा दिया तो क्या होगा, कम निकलेगी, जो ये फील्ड लाइन्स है ना वो कम निकलेगी, ठीक है ना, वैसे तब बता रहा है। मतलब थीटा से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एंगल से अपने जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है ना उनको फ़र्क पड़ेगा, मतलब फ्लक्स को क्या नंबर से, फ्लक्स को एंगल से फ़र्क पड़ता है, इतनी बात है घुमा फिरा के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थीटा, ठीक है ना, अगर थीटा चेंजेस होगा ना तो क्या अपना फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है ना, इतनी बात कह रहा है घुमा फिरा के। ये बात आप याद रखना, अगर फ्लक्स चेंजेस विद एंगल, इतना याद रखना बस, ठीक है ना। अब आगे देखो ये बताया गया अपन को, द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई इज थीटा डेल एस थीटा कोस थीटा, थस द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग डेल एस इज प्रोपोर्शनल टू डेट, वही बात आगे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग डेल एस इज प्रोपोर्शनल टू ई डॉट ई डेल एस कोस थीटा, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स। वैन थीटा इज इक्वल टू 90 फील्ड लाइन्स विल बी पैरेलल, फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और डेल एस के उसके बाद क्या होगा, कोई भी क्रॉस, मतलब कोई भी क्रॉस नहीं होगी, मतलब जैसे हमारे तो पैरेलल होगी, फिर कोई भी क्या होगा, क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि अपन को पता है, क्योंकि अपन पता है कि कोस थीटा मतलब कितना होता है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, अपन को पता है ये बात, बस इसलिए बता रहा है ये। कोस थीटा 0 होगा तो फिर बाद में कैसे, फिर पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए बस इतनी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एलिमेंट विल एंड नॉट मैसेजली इट्स मैग्नीट्यूड इज इम्पोर्टेंट इन मैनी कॉन्टेंट। बोला कि एरिया एलिमेंट का जो ओरिएंटेशन है बहुत ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना, ऐसे बता रहा है बस उसके मैग्नीट्यूड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले रखा है, मान लो कोई भी स्ट्रीम है, मतलब ये बता इसका ओरिएंटेशन है एलिमेंट का वो इम्पोर्टेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्ट्रीम मतलब कोई मतलब झरना बह रहा है, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिंग विल नेचुरली डिपेंड्स ऑन हाउ यू हिल, मतलब कैसे आप रिंग को पकड़ते हो उस पर डिपेंड करता है। मान लो कोई झरना बह रहा है ऐसे करके, आप बीच में खड़े हो गए ऐसे करके, आगे यहाँ पर टंग 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 यहाँ पर आ गए डोरेमोन से बन के, फिर बोलते हो कि मेरे पास रिंग पड़ी है, तो इस रिंग में क्या रिंग में क्या करूँगा,
कभी इसको पानी में डालना है, चलो ठीक है ना। अब आप पास के एक दो तरीके हैं रिंग में मतलब इसको पानी में डालने के या इसके अंदर से पानी निकालने के। या तो आप इसको ऐसे होल्ड करोगे कि इसके अंदर से भी बहुत सारा क्या पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। ये तो एक तो तरीका है। और मान लो कोई मेरे साथ आदमी आया खतरनाक सा, वो ऐसे रिंग लेके आया, कोई रिंग को मतलब ऐसे पकड़ रहा है वो ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे पकड़ रहा है, तो क्या होगा, एक तो रिंग ऐसे ऐसे थी, ठीक है ना, और एक ऐसे। तो आप बताओ, तो चलो आप बताओ कि नहीं, आप ज़्यादा पानी किस में से निकलेगा, तो ये ऐसे निकलेगा, इसमें से ज़्यादा निकलेगा या फिर इसमें से, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रिंग विल नेचुरली डिपेंड्स ऑन द हाउ यू होल्ड द रिंग, ठीक है ना। इफ़ यू होल्ड इट्स नॉर्मल टू द फ्लो the maximum water will flow through it than if you hold with some other orientation। तो ये बोल रहा है अगर आपने किया उसको क्या नॉर्मल, तो फ्लो मतलब ये बह रहा है यहाँ प्रेस करके पानी, और उसके आप एकदम नॉर्मल तो ये होगा ना, 90 डिग्री एंगल बनाना, तो नॉर्मल तो ये होगा ना। अगर आप उसको ऐसे पकड़ोगे ना तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी, ओके। तो बोला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फ्लो थ्रू इट, ओके। तो बोला ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसमें से निकल जाएगा अगर आप ऐसे रखोगे। अगर आपने कुछ और ओरिएंटेशन रखा, ऐसे रख दिया या फिर ऐसे रख दिया, तो रिंग में से ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, बस इतनी बता रहा है, ठीक है ना। दिस शो दैट ए एरिया एलिमेंट शुड बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर, इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन। हाउ टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया। तो बोल रहा है कि इस प्लेनर एरिया के अपन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये बोल रहा है कि कोई भी प्लेनर एरिया अपना होता है ना, एरिया एलिमेंट लेते हैं अपन, ठीक है ना, एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो कोई भी उसका जो उसका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका क्या होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो अपन अब निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, ओके। तो क्लियरली तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि नहीं, क्या क्या अब डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करोगे किसी भी प्लेनर एरिया का। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया क्लियरली, द नॉर्मल टू द प्लेन स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। तो नॉर्मल मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। जैसे मतलब यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल, ये दिया है एन, ठीक है ना, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का साइन दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थस द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज अलोंग इट्स नॉर्मल, मतलब जो एरिया एलिमेंट होगा ना या एरिया वेक्टर होगा उसका कितना कैसे रहेगा डायरेक्शन, उसके नॉर्मल रहेगा हमेशा, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, ओके। क्लास 12 की बोर्ड में पूछा जाता है बहुत बार, आ भी गया चुका है ये, कि नॉर्मल मतलब जो एरिया एलिमेंट होता है प्लेनर, उसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू एसोसिएट ए वेक्टर टू द एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस। अब बोले कर्व सरफेस, मान लो कोई ऐसा, पहले तो अपने प्लेनर ले लिया, अब मान लो कि ऐसा ऐसा आ गया अपने पास, घुमा फिरा, सॉरी फिरा सा तो कैसे लेंगे उसको, उसका कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन। तो ये बता रहा है कुछ भी नहीं है, अपन को प्लेनर उसमें क्या लेना है, एक मान लेना, ठीक है, मतलब छोटा सा प्लेनर एरिया मान लिया, उसके बाद उसका डायरेक्शन निकाल दिया। अब पढ़ते हैं, चलो। हाउ टू एसोसिएट यहाँ पढ़ लिया। वी इमेजिन डिवाइडिंग द सरफेस इंटू लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। तो इसे बांट दिया, मान लो ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ठीक है ना। ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट विल बी ट्रीटेड एज ए प्लेनर। तो क्या गया, उसको प्लेनर के रूप में अपन ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। एंड ए एरिया एसोसिएट विथ इट एज एक्सप्लेन बिफोर। वैसे पहले जो बताया गया था वैसे अपन क्या करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। छोटे सा प्लेनर एरिया लिया, इसका नॉर्मल मान लेते हैं, ऐसे ही इसका क्रेडिट करेंगे, इसको छोटा मान लिया, इसको ऐसे बांट दिया सबको, ठीक है ना। फिर कोई सा इमेजिन कर लिया, फिर इसके डायरेक्शन निकाल दी, और आपको बताया डायरेक्शन नॉर्मली होगी उसके। अब आगे एक और क्वेश्चन होता है, पढ़ना सही से, ठीक है ना। नोटिस एन एम्बिग्यूटी हियर, द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया एलिमेंट इज अलोंग इट्स नॉर्मल। इतना अपन को पता है, बट ए नॉर्मल कैन बी पॉइंट इन टू डायरेक्शन। कि नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन दो डायरेक्शन में हो सकता है। अब बोला कैसे हो सकता है, वो अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। विच डायरेक्शन टू डू यू वी चूज एज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एसोसिएट विद द एरिया एलिमेंट। तो बोल रहा है कि कौन सा डायरेक्शन अपन लेंगे। या तो देखो दो डायरेक्शन बन सकते हैं, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, मतलब ये तो इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है ना। ये अब आगे अपन पढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड बाय सम कन्वेंशन अप्रोप्रिएट टू द गिवन context. For the case of closed surface, this convention is very simple. The vector associated with every area element of closed surface is taken to be
इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये बोल रहा है कि नहीं क्या, कोई भी क्लोज सरफेस है ना, तो उसके लिए अपन उसका एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, मतलब बाहर की तरफ लेंगे। जैसे इसका ले रखा है, इसका ले रखा है, क्योंकि क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। अब इनवर्ड का आपके एनसीईआरटी में दिया गया नहीं है, ओके, लेकिन इसकी डायरेक्शन दो होगी, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड। ये आपको मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। आउटवर्ड का डायरेक्शन को बताया गया है कि क्लोज सरफेस होगा तो आउटवर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द कन्वेंशन यूज्ड इन फिगर 1.19। thus the area element vector d delta s at a point on closed surface equals to delta s unit vector n cap, where delta s is the magnitude of the area element and यहाँ पर क्या है, n वेक्टर क्या है, ये n कैप क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है ना। ये बताया गया है, क्योंकि बोले एरिया एलिमेंट नहीं क्या है, जो अपना डेल्टा एस है ना किसी क्लोज सरफेस के अंदर किसके बराबर होता है, एरिया एलिमेंट किसके बराबर होगा, डेल्टा एस एन कैप के बराबर होगा। अब डेल्टा एस क्या है, मैग्नीट्यूड है, और एन कैप क्या है, डायरेक्शन को शो करता है, बस इतनी बात है। एरिया वेक्टर किसके बराबर होगा, डेल एस एन के बराबर होगा, ओके, ये बात ध्यान रखना। और डेल एस किसको शो करेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। और ये एन कैप किसको शो करेगा, यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिया। वी नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, अब ये एनसीईआरटी में मतलब इतना एक दो पेज पढ़ा दिए, एक पेज पढ़ा दिया, अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। कितने मुझे ले रहे हैं अपने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल एस इज डिफाइंड एज द फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डेल कोस थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू फ्लक्स। ये बताया गया यहाँ पर अपन डी एस भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट, जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मतलब ये किसके बराबर होगा, फ्लक्स बराबर किसका होता है, कितना एरिया एलिमेंट वहाँ काट रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतनी जा रही है उसके आस पास, ठीक है ना। द एंगल थीटा हियर इज द एंगल बिटवीन, अब जो यहाँ पर एंगल जो थीटा दिया गया ना, कोस थीटा लगाया गया यहाँ पर थीटा एंगल, और किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया एलिमेंट, ओके। फॉर ए क्लोज सरफेस द कन्वेंशन स्टडी, जिससे आपने पढ़ चुके हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे ही बोल रहे हैं, फॉर ए क्लोज सरफेस विद द कन्वेंशन स्टडी ऑलरेडी, हाँ अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए बड़ा थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल है, वो भी आउटवर्ड जो नॉर्मल निकला हुआ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नोटिस वी कुड लुक एट द एक्सप्रेशन ई डेल एस कोस थीटा इन टू वे, हम दो तरीके से इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। ई टाइम्स द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई, मतलब ई परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, यहाँ पर कोई एरिया एलिमेंट है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग द एरिया अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट। इसका मतलब ये देखो, जो ई का कंपोनेंट है ना, वो एरिया एलिमेंट की क्या नॉर्मल है, और एलिमेंट की कितने टाइम्स में वो निकलती है, देखते हैं। तो सिंपल सी बात ये है, देखो अब अपन इस फ्लक्स की बात पहले भी कर चुके हैं, इसकी यूनिट की, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट कितनी होगी, वही बात N/C मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट होगी। अब कैसे निकालते हैं यूनिट, आपको सिंपल सा तरीका होता है फ्लक्स की यूनिट निकालने का, ये फ्लक्स, ये ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको याद है, न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है ना। और इसकी मीटर की क्या होती है, डी एस मतलब मीटर स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है ना, ठीक है ना। बस इतना आसान था, न्यूटन अपन कूलम और डी एस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बस निकालना गया। मतलब जो फॉर्मूला होता है ना, उससे अपन निकाल सकते हैं यूनिट, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन इक्वेशन 1.11
कैन बी यूज इन द प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गिवन सरफेस। तो बस वही जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपको डेफिनेशन बताई ना, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो ठीक है ना, वो बता रहा है। और ये बोल रहा है कि नहीं क्या, वही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो बेसिक डेफिनेशन है वही है, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कोई भी मतलब गिवन सरफेस अपन को दिया हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स उसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। जैसे आधा आधा मान के या फिर पूरा कैलकुलेट आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, फ्लक्स ई डॉट डी एस वाले से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू डिवाइड द सरफेस इनटू स्मॉलर एरिया एलिमेंट। तो वही बोल रहा है, अगर अपन कैलकुलेट करना तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद सबका निकाल निकाल के सबको क्या करते हैं, टोटल कर देंगे। बस ये बोल रहा है, ठीक है ना। थ्रू कैलकुलेट द फ्लक्स एट ईच एलिमेंट एंड एट देम, थस द टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज ई डॉट डी एस। वो बोल रहा है सबका क्या, यहाँ पर क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दिया है, सबका समेशन दिया गया, ठीक है ना। समेशन मतलब सबका एडिशन हो गया, ठीक है ना, मतलब सबको जोड़ दिया। समेशन मतलब सम कर दिया, ठीक है, सबका जोड़ दिया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। द approximation sign is put because the electric field is taken to be constant over every, मतलब जो जितने भी स्मॉल एरिया एलिमेंट है सब में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। बस इसलिए यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन का साइन ही आया गया, ठीक है ना। दिस इज मैथमेटिकली एग्जैक्ट ओनली व्हेन यू टेकन द del s 0 एंड सम इन रिटर्न एज ए इंटीग्रल। बस ये बोला, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। मतलब पूरी इस रामायण में आपके लिए बस दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपको मैं बता दूंगा स्टार्टिंग से। मतलब आपके लिए तो एक तो ये इंपॉर्टेंट था, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट थी कि प्रोपोर्शनल वाला, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपके लिए फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स की बराबर ही तो ये होता है ना, ई डॉट डी एस। जितना ये बढ़ेगा, जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब सारे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगी उतना फ्लक्स बढ़ेगा, तब फ्लक्स बढ़ेगा उतना ये ई डॉट डी एस बढ़ेगा। मतलब सब क्या है, प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, बस ठीक है ना, ये बात है। और एक इस टॉपिक में एक यूनिट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इसका ये, और इसका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि ई डॉट डी एस क्या होता है। बस तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इंपॉर्टेंट फिलहाल तो आपके लिए यहाँ पर नहीं है। और इसकी ये इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, बस इतना ही है। ये तीन चार लाइनें आप अंडरलाइन कर देना, तो जितनी में हाईलाइटर से हाईलाइट करके रख लेना, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बहुत एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, इससे तीन तीन नंबर के भी आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम में अपने। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये होता क्या, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, अंडरलाइन कर देना इसको, दो लाइन के यहाँ तक। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस क्यू है टू ए, ठीक है ना। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लिया, एक पॉइंट चार्ज यहाँ ले लिया, ये तो माइनस क्यू है, ये है क्यू मतलब प्लस क्यू, ठीक है ना। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितने हैं, टू ए, मतलब बीच का ये मान लो, यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर ए मान लो, तो कितनी होगी, ऐड हो गया टू ए होगी, ठीक है ना, ऐसे बोल रहा है। बस ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर, ये क्या है, पेयर है, किसका पेयर है, इक्वल, मतलब जितना मैग्नीट्यूड इसका है ना, इसका मान लो 5 कूलम है, तो इसका भी कितना है, 5 कूलम, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या इक्वल आया है। अपोजिट मतलब यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या अपोजिट आया, ठीक है ना। तो क्या इसका एक पेयर है, इतना बोल रहा है। तो व्हाट इज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, सिंपल सी बात है, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस टू है, ये इसकी क्या गई डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। बस इतना डेफिनेशन है इसकी, सिंपल सी। ये बहुत बार पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना, एग्जाम्स के अंदर। चलो आगे पढ़ते हैं। डायरेक्शन इन स्पेस किसको डिफाइन करते हैं, एक डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं जो स्पेस के अंदर है। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू क्यू इज सेड विद द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। मतलब ये बोल रहा है कहाँ से, अब कोई पूछता है कि डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ क्या होगी, तो क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है ना। वो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल माइनस टू प्लस, ये बात हमेशा ध्यान में अंडरलाइन की, जो एक्स्ट्रा अंडरलाइन की लो, ठीक है ना, इसको इस चीज़ को। द मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड क्यू इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। जैसे मान लो ये है, ये माइनस है प्लस है, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे टू हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। आगे बढ़ते हैं।
द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑब्वियसली जीरो, ठीक है ना। टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल में कितना होता है, जीरो होता है। आप पूछोगे कैसे, तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस प्लस, और माइनस प्लस को कट जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो से। टोटल चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल पे जीरो होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन चुके हैं, एक तो डायरेक्शन का और एक इस टोटल चार्ज का, कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन का बन ही लग गया, इसकी यूनिट का बन ही गया, और इसके डायमेंशन का बन गया, और बस, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दिस डज नॉट मीन्स दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड भी इलेक्ट्रिक डायपोल की जीरो, ठीक है ना, कि अपन को चार्जेस ओनली फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल की जीरो होते हैं। सिंस द चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू देम व्हेन एडेड डज नॉट एग्जैक्ट कैंसिल देम। मतलब बोला जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है ना। हालांकि एट डिस्टेंस मच लार्जर देन द सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस फॉर्मिंग ए डायपोल, मतलब एक डायपोल बना रहे हैं, वो बहुत दूर दूर है, ठीक है ना, एक दूसरे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। द फील्ड्स ड्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू नियरली कैंसिल आउट, तब अपन मान सकते हैं कि जो इनकी जो फील्ड्स है ना, वो जब कैंसिल आउट हो सकती है, मतलब बहुत दूर दूर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल देयर फॉल ऑफ, मतलब गिर जाती है, मतलब कब गिरती है, एट लार्जर डिस्टेंस, बहुत दूर डिस्टेंस में जब गिर जाती है। फास्टर देन लाइक 1/r² की से ज़्यादा फास्ट भी गिर जाती है, ठीक है। दिस क्वालिटेटिव आइडियाज आर बोर्न आउट बाय द एक्सपेल्ड कैलकुलेशन एज फॉलो, मतलब दिए गए ना नीचे जो फॉलो अपन जो कैलकुलेशन दिए गए उसके हिसाब से आए गए। फर्स्ट कैलकुलेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है इसमें दो आएगी, एक तो एक्सिस पे आएगी और एक आएगी आपकी यहाँ पर इक्टोरियल प्लेन पे, ठीक है ना। तो ये दोनों मस्त तरीके से पढ़ते हैं अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो द फील्ड ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक, कलर चेंज करते हैं इसका। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप बोलोगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है या सुपर पोजीशन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। जो अपनी पिछली वाली वीडियोस थी ना, उसमें अच्छी तरह से एकदम मस्त तरीके से हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है और सुपर पोजीशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं अपन। और 20 मिनट की शायद है वीडियो, उसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ समझाया है, और शायद 1 घंटे वाली वीडियो उसमें सब कुछ कूलम्ब्स लॉ, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल और बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो समझाए, ठीक है ना। तो आप उसकी जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में वो जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कौन से पार्ट में बताया गया वो। अब पढ़ते हैं आराम से। द रिजल्ट, मतलब कूलम्ब्स लॉ का मतलब सिंपल सा है। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब सबको क्या जोड़ देंगे अपन, ठीक है ना, वो है एडिशन वाला। और कूलम्ब्स लॉ आप जानते होंगे, आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। द रिजल्ट आर सिंपल फॉर फॉलोइंग टू केसेस व्हेन द पॉइंट इज ऑन डायपोल। तो डायपोल पे लेंगे, ठीक है ना अपन, और एक किस कब लेंगे, इक्टोरियल प्लेन पे लेंगे। बस दो ही केस बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपकी थोड़ी आसानी के लिए, इजीनेस के लिए थोड़ा कूलम्ब्स लॉ को बता दें। कूलम्ब्स लॉ के देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू K Q1 Q2/r², ठीक है ना। इसको अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं थोड़ा सा, तो पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था अपना, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू ड्यू टू चार्ज Q, मतलब तो E माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस चार्ज के दौरान आएगी, माइनस क्यू। और E प्लस पे आएगी वो किस चार्ज के दौरान आएगी, प्लस क्यू के दौरान, बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो ये अगर आपने ये लॉ पढ़ रखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो माइनस क्यू चार्ज के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो उसको अपन माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्लस से आएगी उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। बस इतनी बात है। फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ओके। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। लेट द पॉइंट पी बी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्ज क्यू एज शोन इन फिगर 1.20। देन मतलब मान लो क्या बोलेंगे, अपन ने क्या लिया यहाँ पर, सेंटर लिया किसका, डायपोल का, ऑन द साइड चार्ज क्यू पे। जैसे यहाँ पर अपने दिखाया गया, देखो ये दिखाया गया यहाँ पर डायग्राम। ये क्या है, प्लस वाला चार्ज है, ये माइनस वाला चार्ज है, ये क्यू डिस्टेंस होएगी, ठीक है ना। अब आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो गई, माइनस चार्ज कि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो कहाँ पर होगी,
यहाँ पर होगी, मतलब जो आपको पता है अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो क्या जाती है, अंदर जाती है, ठीक है ना, माइनस वाले की, ठीक है ना, अंदर की ओर आती है। और प्लस वाले की क्या जाती है, प्लस वाले की बाहर की ओर जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या प्लस का है तो यहाँ इसकी कहाँ जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, इसकी बाहर की ओर जाएगी, ठीक है ना, प्लस वाले की बाहर की ओर जाएगी। और माइनस वाली की है, ठीक है ना, तो माइनस वाले की कहाँ आएगी, अंदर की ओर आएगी, तो इसकी क्या, ये इनके अंदर की ओर आ रही है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो ये डिस्टेंस को अपन ने मान लो आर मान लिया, ठीक है, इसके बीच की यहाँ सेंटर है, सेंटर के बीच की यहाँ से लेकर यहाँ तक को अपन ने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है ना। समझ में थोड़ा आसान आएगा आपके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ई माइनस क्यू इजकल्स टू क्यू, अब आप बोलोगे यहाँ पर क्यू कैसे आया, तो एक फॉर्मूला होता है इजकल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से अपन जो पहले टॉपिक्स पढ़ते हैं वहाँ से आया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला, तो वो वहाँ से पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वहाँ से ये फॉर्मूला है, ई इजकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बस। और तो यहाँ पर जो के होगा ना, इसके एक अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरह लिखा गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा कन्फ्यूज होता ना आप बिल्कुल भी। तो ई माइनस क्यू इजकल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अब बोलोगे आर स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो आर स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे, अब जो प्लस वाले अपने प्लस कर लिया पहले, ठीक है, सॉरी अपने पहले माइनस कर लिया, ठीक है ना, तो अपन माइनस कर लिया है, तो माइनस वाले का आर, आर मतलब डिस्टेंस, तो माइनस वाले की डिस्टेंस कितनी होगी बताना मेरे को एक बार। जो मान लो अपने यहाँ तक लिया है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक तो मान लो ए है, ठीक है ना, है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी ए हो गई, फिर बाद में फिर ये कितनी आर है, तो मतलब आर प्लस ए, ठीक है ना, मतलब ये पूरा आर है प्लस ए तो होगी ना, मतलब ये यहाँ पर ए है यहाँ पर आर है, तो आर प्लस ए होगी, तो यहाँ पर आर प्लस ए ले लिया, ठीक है ना, तो आर प्लस ए, तो अपन यहाँ पर आर की जगह क्या लिखेंगे वहाँ पर, आर प्लस ए, जैसे आर का स्क्वायर किया था वहाँ पर, जैसे फॉर्मूले के अंदर वहाँ पर भी आर का स्क्वायर कर देंगे, तो एज इट इज़ जैसे फॉर्मूला अपन लिखते हैं वैसे लिखेंगे, ई स्क्वायर टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना, अपॉन क्यू, आर की जगह 1+r+a का होल स्क्वायर। अगर आप बोलोगे पी क्यों लिया है यहाँ पर, पी क्या है यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, पी क्या है यूनिट वेक्टर है। ओके चलो, यूनिट वेक्टर का अपने स्टार्टिंग से जब पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर अपना, अगर एनसीईआरटी अगर आपने लाइन टू लाइन पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर नहीं क्या हमेशा किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना, अलोंग द डायपोल एक्सिस क्यू, ठीक है। ऐसे इसी फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से अपन ये वाला मान लेंगे प्लस वाला, ठीक है ना, तो वही अपन ने यहाँ पर मान लिया प्लस वाला कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट मान लिया, और यहाँ क्यू ले लिया, और यहाँ पर अब देखो आर की वजह से यहाँ पर एक दिक्कत आती है, दोनों में फॉर्मूले दोनों सेम ही, बस यहाँ पर ये आर है ना अपना, इसमें दिक्कत आती है और कहीं दिक्कत नहीं आती। अब इसमें कैसे लेंगे अपन, ये क्या यहाँ पर है, तो ये क्या है आर यहाँ तक है, आर अब क्या आएगा आर माइनस ए, मतलब पी पॉइंट पे लेना है अपन को, पी मतलब निकालना है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको लेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे ये वाला पॉइंट, तो ये यहाँ तक क्या करेंगे माइनस करेंगे, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकलेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया ना आपको, मतलब आर से माइनस करेंगे ए, एक ए यहाँ पर है एक ए यहाँ पर है। फर्स्ट वाले में तो क्या किया अपन ने ए को प्लस कर दिया क्योंकि ये दूरी रह गई थी अपनी, ठीक है ना, ये दूरी रह गई थी अपनी, ठीक है ना, ये दूरी रह गई थी। और अपन ने सेकंड वाले में क्या किया, इस दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फालतू है तो इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना, कि अपन को ये वाला ये एरर चाहिए ओनली फॉर, ठीक है ना, इसलिए कि अपन पी पॉइंट भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, समझ में आया ना आपको, समझ में आया तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को पक्का पक्का। ये निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लड, प्लस का भी निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस वाला का भी निकाल लिया अपने। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, दोनों को प्लस कर दो, काम खत्म। बस हो गया। प्लस करेंगे तो दोनों का ही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, फिर वापस एलसीएम लेके यहाँ से पहले वाले से डिवाइड करते हैं, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। अगर आप थोड़ी सी भी मैथ के स्टूडेंट हो तो आपके आराम से आएगा समझ में, अगर बायो के हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हो जाएगा, ये बेसिक है, ठीक है ना, आपने 10th क्लास में करके आ चुके हैं आप, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर अगर एक छोटी चीज़ यहाँ पर अपन को लेनी है, यहाँ पर अपन को किसको गायब करना है, यहाँ पर को ए नहीं है क्या, इसको गायब करना है, ए को गायब करने का सिंपल सा तरीका है, अपन आर को बहुत ज़्यादा बड़ा मान लेंगे, ठीक है ना, ए से,
मतलब ए इसके सामने कुछ है ही नहीं, तो ए क्या अपने आप यहाँ पर गायब हो जाएगा, ठीक है ना, ये पर गायब हो गया यहाँ पर। इस आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पर, फिर आर क्या होगा 4 हो जाएगा, और ऊपर आर एथ बचेगा, तो आर से कट गया तो आर कितना हो जाएगा लास्ट में 3 बचेगा, ठीक है ना बस। और सेम टू सेम इक्वेटोरियल प्लेन वही चीज़ अपन यहाँ पर की है, प्लस माइनस को लिया है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, वो द पॉइंट्स इक्वेटर में पढ़ चुके हैं। तो कोई एक तो क्या है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस, मतलब दो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड ले लिए, प्लस के लिए ले लिए और माइनस के लिए ले लिए। चल ठीक है, तो जिसे यहाँ पर डायग्राम दिया गया, आपको पहले एकदम डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है ना, एक बार तो आपको ये प्लस चार्ज ले लिया, माइनस चार्ज ले लिया, ठीक है ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। फिर क्या क्या, बीच की डायपोल का अपन को पता है कि बीच की डिस्टेंस 2a होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, ठीक है ना। और ये क्या है, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। प्लस की कैसे होती है, बाहर की तरफ होती है, तो बाहर की तरफ ये अपने ले ली, ठीक है ना। और माइनस की तरफ कैसे होती है, माइनस के लिए कैसे होती है, अंदर की तरफ होती है, इस चार्ज के लिए, तो इस चार्ज के लिए अंदर की तरफ ले ली, ठीक है ना, ऐसे करके ले ली। ओके, अब अपन को दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, ये वाली और ये वाली। अपन को क्या करना पड़ेगा, एक मतलब पी पॉइंट लेना पड़ेगा, पी पॉइंट अपन ले रखा है। अपन को क्या करना पड़ेगा, अब ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा बीच वाला, तो अपन इन दोनों को करके एक बीच वाला पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, अपन को देखो इस डायग्राम में तो अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लो ये निकालना था अपन को, अब इक्वेटोरियल का निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम समझा गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है पी पॉइंट के लिए, ठीक है ना। इसकी पी पॉइंट में कैसे होगी, यहाँ पर होगी। ओके, तो ये थीटा एंगल पे मुड़ गया, ऊपर चले गया, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। ये डायपोल अपन को पता ही है। ओके, तो ये आ जाएगा, मैंने ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकाल दी, इसकी निकाल दी। अब बोलो कैसे निकाल दी, वही फॉर्मूला, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बोल गया हो तो गया, चलो ठीक है, ये तो मान लिया। प्लस की निकाल दी, प्लस माइनस की निकाल दी। अब बोलोगे ये आर कैसे चूज़ करे भैया, आर का क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो आर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर आर एक तो ये रहा, ठीक है ना, ए ये रहा, ठीक है ना, ए ये रहा, आर ये रहा। अब उनको निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कैसे निकालेंगे, अब आपको अगर थोड़ा सा भी अगर हाइपो या बोधायन थ्योरम में हाइपो वो थोरम आदि होगी ना, बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वही बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हो जाएगा, अपने पता नहीं है कुछ भी, बेस का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आर का स्क्वायर, और ये वाला नहीं क्या, इस पर चल जाएगा। ओके, ऐसा हो गया, तो ये क्या निकला अपने पास, आया क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे ना अपने पास हाइपोटेनस ही आ गई, ठीक है ना। तो ये हाइपोटेनस नहीं क्या, इसकी लेनी है, इसको अपन यहाँ बना लिए, ले लिया। जैसे अपन इसको आर लेंगे ना, वैसे अकॉर्डिंग टू अपन फॉर्मूला के क्यू अपन आर स्क्वायर है, अपने नीचे ध्यान से देखा आर स्क्वायर है, तो जैसे अपन इसको यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो इसका जो अंडर रूट है ये क्या हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन को पता है ए स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जैसे अपन को लेंगे ना, आर के अंदर पुट करेंगे इसको, तो इसका स्क्वायर से हट जाएगा। ओके, ऐसा हुआ है सब कुछ, तो इसको बोताइन थ्योरम से यहाँ लगा के अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी का सेम टू सेम है, जैसे अपने ऊपर किया था, ई का निकाल लिया, फिर ए का निकाल लिया, और फॉर्मूला में पुट कर दिया, और ये आ गया। और नीचे वाला भी सेम टू सेम है, ठीक है इसके। अभी यहाँ बताया गया कि इसके जो मैग्नीट्यूड है दोनों की क्या इक्वल है, और डायरेक्शन अपन को पता है डायपोल होता था, दोनों की मैग्नीट्यूड इंपोर्टेंट इक्वल होती है, ठीक है ना। बस डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ई एंड ई आर शोन इन फिगर 1.20 क्लियरली द कंपोनेंट नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस कैंसिल अवे। तो बोला है जो ये कंपोनेंट है ना एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉर्मल है डायपोल के, तो ये क्या एक दूसरे को क्या कैंसिल कर जाएंगे। द कंपोनेंट अलोंग द डायपोल एक्सिस एड अप। अभी क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, तो ये बोला है कि क्लियरली द कंपोनेंट नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस कैंसिल अवे। तो डायपोल के जो नॉर्मल कंपोनेंट होंगे ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कंपोनेंट अलोंग द डायपोल एक्सिस एड अप, और जो कंपोनेंट के साथ होंगे वो क्या होते हैं, एड अप हो जाएंगे। तो ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई माइनस ई, इसको प्लस कर देंगे यहाँ से ऐसे करके, इसको प्लस कर देंगे,
तो ठीक है, अब ये तो हो गया इस बुक एनसीईआरटी के तरीके से, ठीक है ना। अब मेरे तरीके से मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसको, ठीक है ना। लार्ज डिस्टेंस इसको आर से मान लेंगे तो रिड्यूस टू मान लो निकाल लिया इसमें, ठीक है ना। यहाँ बस यहाँ माइनस का आ जाएगा, इतना अंतर रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इनका। अब थोड़ा आपको मेरे तरीके से निकाल से मैं समझाता हूँ उसको। तो मान लिया यहाँ पर क्या मानेंगे अपन, कोई मान लिया तो यहाँ पर एक कंपोनेंट ले लिया, यहाँ ऊपर जाएंगे तो एक कंपोनेंट लेंगे, इस कंपोनेंट को बोलेंगे ई, मतलब इसको बी मान लेते हैं, ई बी साइन थीटा, इसको कुछ करके मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो इसको ई बी का मान लिया, इसको ऊपर वाले को बोलेंगे ई ए साइन थीटा, ठीक है ना। ई ए साइन थीटा, ठीक है ना, ई ए साइन थीटा। तो कम करना पड़ेगा ब्रश को। फिर इसको मानेंगे ई ए साइन थीटा। तो देखो मान ले यहाँ पर तो एक कंपोनेंट ले लेंगे अपन, यहाँ पर एक कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है ना। इसको नाम दे देंगे ई ए साइन थीटा, ठीक है ना। ऊपर ले देंगे ई बी साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर इस कंपोनेंट को ए, इसको मान लिया, चार्ज को ए, इसको बी मान लिया। यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे, इसको मान लेंगे ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर बाद में एक और कंपोनेंट जाएगा इस बी के लिए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ई बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो ई बी साइन थीटा वाले कंपोनेंट है क्या कट जाएंगे, ठीक है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट बच जाएंगे, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, ऐसे सिस्टम पर, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो जैसे वो एडअप हो जाएंगे ना, एडअप होने के बाद क्या क्या बचेगा, ये बचेगा बस। इसने यहाँ पर क्या एनसीईआरटी में सीधा सीधा घुसा दिया, बस काम खत्म। ओके, और ये बोला लार्ज डिस्टेंस की वजह रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक को अपन ने क्या किया, गायब करने के लिए, एक को गायब करने के लिए क्या ले लिया, ये ले लिया, ठीक है ना। इसको आर को बहुत बड़ा मान लिया ऐसे। फ्रॉम इक्वेशन 1.15 एंड 1.18 इट इज़ क्लियर द डाइपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस डज नॉट इन्वॉल्व क्यू एंड ए सेपरेटली। तो बोल रहे हैं जो लार्ज डिस्टेंस पे क्या होता है, जो डाइपोल की फील्ड है ना, वो इन्वॉल्व नहीं करती किसको, क्यू को और ए को सेपरेटली, अलग अलग इन्वॉल्व नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट क्यू ए। किस पे डिपेंड करेगी, ये बात ध्यान रखना, किस पे, क्यू और ए पे डिपेंड करेगी प्रोडक्ट पे, ठीक है ना। हर जगह, क्योंकि वहाँ पर भी क्यू ए आया था, यहाँ पर भी क्यू ए साथ में आया है, ठीक है ना, इसलिए। दिस सजेस्ट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर पी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड बाई पी इजकल टू क्यू टू ए, ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन हो गई। तो ठीक है गाइस, तो अपन क्या करेंगे अभी, यहाँ पर डाइपोल की जो यूनिट है वो अपन पिछली बार पहले देख सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। डाइपोल की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, पहले देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बार वापस बता देता हूँ। कूलम्ब मीटर्स की यूनिट होती है, डायमेंशन होती है M0 L1 T1 A1, ठीक है ना। तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। डैट इज इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चार्ज q टाइम्स द separation 2a between the charges of qa and direction is along line from -q to प्लस। तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन कितनी कैसे होती है, डायपोल की तरह होती है, ठीक है ना, माइनस से प्लस। इन टर्म्स ऑफ p द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट लार्ज डिस्टेंसेज टेक सिंपल फॉर्म। तो बोल रहे अपना तो डायपोल भाई साहब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंपल सा फॉर्म लेता है लार्ज डिस्टेंस के अंदर, वो देखते हैं क्या लेता है, ई। अब देखो सिंपल सिंपल या दिया गया पूरा पूरा, ये दिया गया। डायपोल पे तो अपन वैसे शो करते हैं, इलेक्ट्रोल प्लेन पे ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो इलेक्ट्रोल प्लेन होता है ना, वो डायपोल के नीचे अपना क्या होता है, आधा होता है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 गायब हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, माइनस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इतना ही है। तो आगे बढ़ते हैं। नोटिस दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस फॉल ऑफ नॉट एज वन अपॉन आर स्क्वायर बट एज 1/r³ तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक तो फील्ड डायपोल फील्ड अपनी क्या लार्ज डिस्टेंस पे गिरती है, कब गिरती है, 1/r² पे नहीं गिरती है, 1/r³ पे गिरती है, ठीक है ना। फर्दर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल फील्ड डिपेंड्स नॉट ओनली द डिस्टेंस, बट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती बल्कि बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजिशन वैक्टर एंड द डायपोल मूवमेंट। मतलब पोजिशन वैक्टर के एंड डायपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल होगा उस पर भी डिपेंड करेगी साथ साथ। बट आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी कैन लिंक ऑफ द लिमिट व्हेन द डायपोल साइज ऑफ 2a अप्रोचेस 0।
मतलब अपन अगर मान लो कि डायपोल की साइज अपन ने जीरो कर दी, द चार्ज क्यू approaches infinity in such way that the product P is equals to QA is finite. ओके, तो मतलब ये बोल रहा है क्या हो जाएगा, जो अपना जो प्रोडक्ट होता है ना, ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। सच ए डायपोल इज रेफर्ड टू पॉइंट डायपोल। अब पूछ ले पॉइंट डायपोल क्या होता है टाबरो, तो पॉइंट डायपोल्स होता है सर जी, तो पॉइंट डायपोल मतलब होता है जब अपने पास जो प्रोडक्ट है ना वो फाइनाइट पे आ जाए, मतलब 2a की जो वैल्यू है ना जीरो हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है, अपन अपने डायपोल की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने जीरो कर दिया, और फिर चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इन्फिनिट पे चल जाएगा उसका, और जो डायपोल मूवमेंट है ना वो फाइनाइट पे आ जाएगा। इतनी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है, व्हेन वी अप्रोचेस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज अप्रोचेस टू जीरो एंड द dipole moment is finite, then the dipole is referred as the point dipole। तो चलो बच्चों अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं ओके, बहुत होगी मौज मस्ती। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल, फिजिकल मतलब जो सिग्निफिकेंस है डायपोल का क्या क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो तीन चीज़ यहाँ पर आपको, दो चीज़ मिलेगी। पढ़ते हैं क्या क्या मिलेगी। द मोस्ट मोलिक्यूल, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लाई इन एट सेम प्लेस। बोला कि ज़्यादातर मोलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है ना वो एक ही पोजीशन में लाई, मतलब एक ही पोजीशन में रहता है। देयर फोर देयर डायपोल मूवमेंट इज जीरो, इसलिए उनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। CO2 हो गया, CH4 हो गया, इन सब मोलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। हालांकि द डेवलप ए डायपोल मूवमेंट व्हेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई करते हैं ना, जब ये अपने आप क्या करते हैं डायपोल मूवमेंट डेवलप करते हैं, ठीक है ना। किस किस का नाम लिया, CO2, CH4 ऐसे टाइप के मोलिकुल, ठीक है ना। बट इन सब मोलिकुल, कुछ मोलिकुल होते हैं द सेंटर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, कोई इंसिडेंस नहीं करते, मतलब अलग अलग, मतलब भिड़ते नहीं है ना, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। देयर फोर दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, और ऐसे मोलिकुल के पास क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है ना बच्चों। इवन इन द अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस की में अंदर भी नहीं क्या करेंगे, ये शो करेंगे डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। ऐसे मोलिकुल को क्या कहते हैं, पोलर मोलिकुल। और ऐसे मोलिकुल क्या करेंगे, नॉन पोलर, मतलब CO2 CH4 इनके किसका एग्जांपल है, नॉन पोलर का, ठीक है ना। ये ऊपर जो पढ़े थे ना मैं 3-4 लाइन, ये किसकी थी, नॉन पोलर की, और नीचे वाली किसकी है, पोलर की, ठीक है ना। अब पोलर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, H2O मतलब पानी अपना वाला, ठीक है ना, इज एग्जाम्पल ऑफ H2O polar molecule। Various material give rise to interest property and more important application in the presence or absence of इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे अपने मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या फिर अब्सेंस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है ना। तो अपने इतना ही दिया गया एनसीईआरटी में, और आपको मैं पहले ही कह चुका जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपन लास्ट में पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना मज़े से। 10 मिनट के इसको 10-20 मिनट में इसको क्लास करना पड़ेगा अपन को, कि वीडियो बहुत लंबी जा रही है और बच्चों के कुछ कुछ ऊपर से भी जा रहा है तो तो देखो मैं बताऊँ आपको सिंपली अपन कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने। चलो एक मस्त सी समरी बनाता हूँ 5 मिनट के आपके लिए, तो 2 मिनट लगेंगे वैसे भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने पढ़ा था, मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू है क्लोज सरफेस नॉर्मली, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आ गया। फिर इसकी यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है ना, जिसे अपन आगे पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया इसका। अब आप थोड़ा आगे देखते हैं अब क्या इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग टू ए प्रोपोर्शनल टू E.S, ठीक है ना। अब आगे देख चलते हैं आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताओ आपके लिए। और एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेनर इलेक्ट्रो होगा ना उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है ना। और फिर बाद ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन कैसे होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है किसकी, क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है ना। आउटवर्ड नॉर्मल होगी, चलो ठीक है ये भी ले लिया, और ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में ये प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ ले चुके हैं अपन। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E.DS होता है, पता है हमको। E.DS ले लो या फिर यहाँ डेल्टा एस ले लो, बात एक ही, ठीक है ना। आपके लिए ये बात कन्फ्यूजन में आपकी दूर कर देता हूँ हमको, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है। हो गया सर, ठीक है ये भी हो गया। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। और आगे अपने इंपॉर्टेंट हमने देख लिया, इसकी यूनिट देख ली और ये देख लिया, चल ठीक है। अब आगे डायपोल पे आगे, डायपोल पे क्या होता है, डायपोल कुछ नहीं होता, इसकी डेफिनेशन है इतनी सी डायपोल की, पढ़ लेना, इस काम खत्म। और इसका जो यूनिट है वेक्टर वो आपको दिखा दिया, डेफिनेशन आपने देख ली पहले। और आगे इंपॉर्टेंट है एक तो,
और आगे ये इंपॉर्टेंट है कि चार्ज होता है डायपोल पे जीरो होता है हमेशा देखना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी, डायपोल पे चार्ज ही जीरो होगा। ये स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं, फील्ड को भी जीरो करके जाते हैं ठीक है ना, तो वो गलती आप मत करना, चार्ज को जीरो करना, फील्ड को जीरो मत करना। ओके, ये आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज हमको पता है कि नहीं क्या हमेशा जीरो होगा, ठीक है ना। लेकिन फील्ड इज़ नॉट ऑलवेज भी जीरो। ओके, फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी फील्ड, ठीक है ना, फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी ही। इसलिए कि आगे बढ़ते हैं, हो गया अपना, चल ठीक है ना, ये हो गया अपन ने देख लिया। और एक्सेस के लिए क्या होता है देख लिया, और इक्टोरियल प्लेस के लिए देख लिया, ये आ गया, चलो ठीक है ना, ये अपने देख ही चुके हैं दोनों दोनों एक्सेस के ऊपर और इक्टोरियल के ऊपर। हो गया चलो ठीक है ना। और अपन अभी आ चुके हैं यहाँ पर भी अपन देख चुके हैं, ये पॉइंट डायपोल किसे कहते हैं भी देख चुके हैं अपन, ठीक है ना। और फिर बाद में यहाँ पर आ गए, यहाँ पर नॉन पोलर और पोलर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये तो पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऊपर दिए गए अपने, ये इसकी डेफिनेशन है थोड़ी सी बस। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी, देखो सिंपल सा है, द सेंटर द मोस्ट मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव लाई एट द सेम प्लेस, ये तो होगी नॉन पोलर की डेफिनेशन। और पोलर की क्या होगी, जी की नहीं क्या मतलब ये रहा छोटी सी, द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट को इंसिडेंट, मतलब जिसके नहीं क्या नेगेटिव और पॉजिटिव क्या चार्जेस भिड़ते नहीं आपस में, उसको बोलते हैं को इंसिडेंस, मतलब भिड़ना, ठीक है ना, भिड़ते नहीं, उसको बोलते हैं पोलर। ठीक, इतनी सी बात है, ठीक है ना। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, इतना समरी था बस आपका, इतना तक कर लोगे ना काम खत्म हो जाएगा आपके। और इधर ये आ गया डायपोल, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। कंसिडर ए परमानेंट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म मतलब लगातार बाहर से कोई फील्ड आ रही जा रही है, ठीक है ना, जैसे कि इसमें अपन को सो गया गया है डायग्राम में। आगे बढ़ते हैं, देयर इज ए फोर्स क्यू ई एंड ऑन क्यू, मतलब क्यू पे तो क्या क्यू ई फोर्स लग रहा है, एंड माइनस क्यू किस पे लग रहा है, माइनस वाले चार्ज पे। द नेट फोर्स ऑन डायपोल, अपन को पता है डायपोल पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, सिंस ई इज यूनिफॉर्म, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। हालांकि हाउएवर द चार्जेस आर सेपरेटेड, मतलब चार्जेस दूर दूर है, सो द फोर्स एक्ट डिफरेंटली डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे लगेगा फोर्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ टॉर्क ऑन ए डायपोल। फिर क्या लगेगा, टॉर्क लग जाएगा किस पे, डायपोल के ऊपर। अब बोलोगे टॉर्क क्या है, टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना। इसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, चलो कि आगे अपन टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना, ऐसे टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे क्या आएगा, व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो, जब नेट फोर्स जीरो होता है ना, तो टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिन, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिन पे, ठीक है ना, तो ये टॉर्क इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच फोर्स मल्टीप्लाई बाय द आर्म ऑफ द कपल, ठीक है ना। तो टॉर्क किसे कहते हैं, टॉर्क ये आ गया देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू ये आ गई क्यू ई इंटू टू ए एस आई साइन थीटा। अब बोलेंगे टू ए क्या, टू ए इज जो इसकी वो है ना, इसकी ए और इसकी ए, तो ये टू ए हो गई, और क्यू ई मतलब यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड आई गया दोनों का। अब आप बोलेंगे माइनस क्यू क्यों नहीं लिया, क्यों माइनस क्यू मतलब इसका साइन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना अपन को, मैग्नीट्यूड ओनली फॉर क्या है यहाँ पर क्यू ई है, ठीक है ना, ऐसे। और इन दोनों के जो बीच में लगेगा उसको साइन थीटा एंगल बता दिया, ठीक है ना। द डायरेक्शन ऑफ इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब डायरेक्शन कैसे होगी इसकी, नॉर्मल होगी, कैसे नॉर्मल होगी, मतलब प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट, मतलब इसके बाहर निकल रहा है, कोई मान लो पेपर है उसके बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, उसकी नॉर्मल होगी 90 डिग्री से, कोई पेपर है उसके अंदर 90 डिग्री से कुछ चीज़ बाहर निकल रही है, ठीक है ना, वैसा होगा, मतलब बाहर निकल रही है, इनवर्ड नहीं है आउटवर्ड है, इतनी बात समझ लो, आउटवर्ड है, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू ई is also PE sin theta and its direction is normal to the paper coming out it, thus torque is equal to P sin theta। अब देखो ये जो क्या गया मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क हो गया, ठीक है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया सर, ये क्या हो गया, तो सिंपल सी बात, देखो अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, P मैग्नीट्यूड मूवमेंट इसका टू कितना पढ़ा था अपन ने, याद करो Q टू A लिखा था ना, याद करो, बस वो ना वहीं से ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। अब इसकी जगह यहाँ पर देखो टू टू ए भी है और क्यू भी है, तो टू ए क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ वहीं बस वहीं से ही आ गया, ठीक है, वहीं से ये पी यहाँ पर ले लिया, और ई यहाँ पर था ही था, ठीक है ना। और इंटू का साइन इसलिए लगा यहाँ पर कि पी क्रॉस ई इक्वल्स टू टॉर्क होता है, ठीक है ना, और क्रॉस को जैसे अपन हटाएंगे ना तो पी ई साइन थीटा लग जाएगा, ठीक है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना, इसका ऐसे है, ये सिस्टम ऐसे है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये पी कैसे आ गया, पी आया अपने मैग्नेटिक डायपोल से आ गया अपने, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट से आ गया पी। द टॉर्क विल
टेंड टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड ई। ये बोला टॉर्क नहीं है, कैसे घूमेगा, टेंड कैसे करेगा, डायपोल की फील्ड के साथ, ई के साथ। व्हेन पी इज अलाइन विद ई, जब ये डायपोल अपना मूवमेंट है ना, ये डायपोल बाय साहब ना ई के साथ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहेगा, तो क्या होगा, तो ठीक है ना, मतलब ये बोल रहे हैं डॉट विल बी टेंड टू अलाइन विद द डायपोल विद द फील्ड, मतलब ये ए के साथ है। और व्हेन पी इज अलाइन विद ई, ठीक है, मतलब ये पी नहीं क्या, ये ई के साथ होगा ना अपने, तो क्या होगा, टॉर्क विल बी जीरो, तो टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन व्हाट हैपन इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब फील्ड फील्ड लगातार नहीं जा रही, फील्ड मतलब कभी रुक रही है कभी जा रही है, कभी ऐसे मतलब आधी अधूरी, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन द केस द नेट फोर्स विल एविडेंटली बी नॉन जीरो, मतलब तो नेट जो अपना फोर्स लगेगा ना, क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। इन एडिशन देयर इज जनरल बी ए टॉर्क ऑन द सिस्टम एज बिफोर, वैसे टॉर्क लगेगा जैसे पहले था। द जनरल केस इज इन्वॉल्व, सो लेट वी कंसिडर द सिंपलर सिचुएशन। अब सिंपल सिचुएशन लेंगे, कैसे, मतलब व्हेन पी इज पैरेलल, जब पी नहीं क्या पैरेलल होगा, जैसे उन्होंने यहाँ पैरेलल है ना, ये पैरेलल है पी टू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, और एंटी पैरेलल होगा, जैसे मतलब यहाँ पर दिया गया सिचुएशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर तो एंटी पैरेलल है, यहाँ पर क्या है, पैरेलल है। ओके गाइस, इन आइदर सिचुएशन द नेट टॉर्क इज जीरो, दोनों सिचुएशन में नेट टॉर्क जीरो होगा, बट देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द डायपोल इफ ई इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यूनिफॉर्म नहीं है तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स भी तो होगा ना इसमें। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, ध्यान तो पड़े क्या था। इन फिगर 1.23 से ये फिगर दिया गया है, द सेल्फ एक्सप्लेनरी, ठीक है ना, द सेल्फ कहाँ गया, इट इज़ ईजी टू सी दैट व्हेन पी इज पैरेलल टू ई, जब इसके पैरेलल होगा, द डायपोल हैज नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, ठीक है ना। तो ये बोला जब डायपोल के जब ये पैरेलल होगा ना, ये जब इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो इसके पास क्या होगा, एक नेट फोर्स होगा इन द डायरेक्शन इंक्रीजिंग फील्ड, जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगी ना, उसी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीजिंग फील्ड बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स होगा, ठीक है। नेट फोर्स देखिए यहाँ लिखा गया आराम से अपने, नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कितनी होगी, यहाँ पर होगी, तो नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज या बढ़ेगी, ठीक है ना। व्हेन 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 पी इज एंटी पैरेलल टू ई, जैसे इस डायरेक्शन में इसमें दिया गया है, तो क्या होगा, द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, इन जनरल फोर्स डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ई। तो ये बोल रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें एंटी पैरेलल तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ये तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ क्या, यहाँ डिक्रीज होगी, तो नेट फोर्स कहाँ पर होगा, डिक्रीजिंग की साइड होगा, ठीक है ना। उल्टा है, एकदम एकदम अपोजिट है। तो क्या होगा, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा पी की और ई के साथ, ठीक है ना। ये बस इतना बात है, आगे बढ़ते हैं। दिस ब्रिंग्स अ कॉमन ऑब्जेक्शन इन फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन कॉमन सा एक एग्जांपल या ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ए कॉम रन थ्रू ए डाई हेयर अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, अपन ने बचपन में किया होगा ना बहुत ज़्यादा, कि स्केल ऐसे रगड़ रगड़ के वालों पे तेल लगाते, स्केल रगड़ रगड़ के ऐसे पेपर को ऐसे ऊपर ऊपर करते थे ना, तो बस वही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि कुछ पीसेज नहीं के पेपर के वो अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे अपने यहाँ पर कॉम ले लिया, कॉम मतलब कंगा, कंगा ले लिया, उसको रगड़ा बालों के ऊपर, थोड़ा सा ड्राई हेयर के ऊपर रगड़ा, फिर क्या किया, मतलब कुछ पेपर ले लिए कागज़ के, ऐसे से उसमें क्या अट्रैक्ट होने लगे, अपने आप को कागज़ के पेपर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। द कॉम एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, एक्वायर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, जो अपना जो कंगा है ना, वो चार्जेस कैसे पालेगा, फ्रिक्शन के थ्रू। फ्रिक्शन मतलब रगड़, रगड़ मतलब अपने जो बालों से उसको रगड़ेंगे ना अपन, तो अपने आप इसमें चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं, बट द पेपर इज़ नॉट चार्ज, जो पेपर अपन लेंगे ना वो चार्ज नहीं है। वो देन एक्सप्लेन देन अट्रैक्टिव फोर्स, तो बोला कैसे होता है, टेकिंग ए क्लू फ्रॉम द प्रिसीडिंग डिस्कशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो अपना जो चार्ज होता है ना, जो कॉम होता है वो पोलराइज हो जाता है। द चार्ज कॉम पोलराइज द पीस ऑफ पेपर, जो पीस ऑफ पेपर क्या करता है, पोलराइज करता है, ठीक है ना। इंड्यूस ए नेट डायपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है ना, बस इतना काम है उसका, पोलराइज करता है पीस ऑफ पेपर को। इसके कारण वो पीस ऑफ पेपर क्या होता है, जो होते हैं टुकड़े, वो अपने आप चिपक जाते हैं उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, फर्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम इज नॉट यूनिफॉर्म, वो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो कॉम मतलब कंगे के ऊपर, वो यूनिफॉर्म नहीं है। दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड मेक द डायपोल टू एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑन इट, इन दिस सिचुएशन इट कैन इजली बी सीन द पेपर शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉम। बस ये बोल रहे हैं, जो फील्ड होती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इसके कारण वो ये काम होता है, इसके कारण वो इजीली क्या कॉम चिपक जाता है उसके ऊपर, इजी सी बात है, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया,
तो चलो गाइस ये पढ़ते हैं, ये पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मिलते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।